नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। विधि आयोग की 250वीं रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि क्रिमिनल डिफेमेशन को नए आपराधिक कानूनों में बनाए रखने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में जेंडर बजट आवंटन में 38.6% की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई है। अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित 3 नए प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों के लिए पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना की घोषणा की गई है। सरकार ने पोत परिवहन और इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग हेतु प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आज की पहली मुख्य खबर को। विधि आयोग की 250वीं रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि क्रिमिनल डिफेमेशन को नए आपराधिक कानूनों में बनाए रखने की सिफारिश की गई है। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। भारत के 22वें विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि का कानून शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। यह विधि आयोग की 250वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जीवन की गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इसमें यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के मूल अधिकार का एक पहलू है। ऐसे में लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक भाषाओं के इस्तेमाल और बेबुनियाद आरोपों से पर्याप्त संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। मानहानि के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां मानहानि के संबंध में एक समझ बना लेना बेहतर रहेगा। मानहानि का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित या अभिव्यक्त कोई असत्य और अपमानजनक टिप्पणी। भारत में मानहानि आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार का अपराध हो सकती है। आपराधिक मानहानि के तहत दोषी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है। सिविल मानहानि के तहत कोई पीड़ित व्यक्ति मानहानि वाले कथनों से अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग हेतु अदालत में याचिका दायर कर सकता है। यहां संविधान तथा कानूनों में आपराधिक मानहानि से संबंधित प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 499 से 502 के तहत आपराधिक मानहानि से संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए हैं। धारा 499 में मानहानि की व्यापक परिभाषा दी गई है। धारा 500 दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषी व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करने की सजा देने का एक नया प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 124(a) में देश के खिलाफ मानहानि को राजद्रोह के अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अंत में हम मानहानि पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय के संबंध में जान लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। चमन लाल बनाम पंजाब राज्यवाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामलों में नेक नियति और प्रामाणिकता साबित करने के लिए मानदंड स्थापित किए थे। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में जेंडर बजट आवंटन में 38.6% की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल जेंडर बजट का हिस्सा 5% था। अंतरिम बजट 2024-25 में इसे बढ़ाकर 6.5% किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी महिला विशिष्ट योजनाओं का आवंटन भी काफी बढ़ाया गया है। जेंडर बजटिंग के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग अलग जेंडर की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर दक्षतापूर्वक एकत्र व खर्च किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत साल 2005-6 में हुई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये महिलाओं के लिए अलग बजट बनाने का संकेत नहीं देता है। वास्तव में यह महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।
इसमें मोटे तौर पर दो भाग शामिल हैं। भाग ए में ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए हैं और भाग बी में वे सभी कार्यक्रम हैं जहां कम से कम 30% बजटीय आवंटन महिलाओं के लिए है। जेंडर बजटिंग के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय है। इसी तरह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संबंधित विभाग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को जेंडर बजट सेल स्थापित करने का निर्देश जारी किया हुआ है। जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। मिशन शक्ति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। अब समझते हैं जेंडर बजटिंग में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। अलग अलग हितधारकों के बीच समन्वय की कमी है, जेंडर आधारित विश्लेषण का और जेंडर आधारित डेटा संग्रह में विशेषज्ञता का अभाव है। खबर के आखिर में जेंडर बजटिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय नीतियों, कानूनी ढांचे आदि का जेंडर आधारित विश्लेषण करना चाहिए। जेंडर अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बजट आवंटन की पर्याप्तता का आकलन करना चाहिए और जेंडर आधारित प्रभाव आकलन, लाभार्थियों की आवश्यकताओं का आकलन करना व उसे बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब समझते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर को। अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित 3 नए प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों के लिए पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाएगा। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। ये नए गलियारा कार्यक्रम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। अंतरिम बजट में घोषित 3 नए रेलवे आर्थिक गलियारे इस प्रकार हैं। पहला, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा। तीसरा, उच्च यातायात घनत्व वाला गलियारा। यहां हम इन गलियारों के महत्व को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। ये लॉजिस्टिक्स की दक्षता में वृद्धि करेंगे तथा रेल यातायात से संबंधित लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी भी करेंगे। ये रेल मार्गों पर रेलगाड़ियों की भीड़ को कम करेंगे। इनसे सड़क परिवहन की जगह रेल और तटीय पोत परिवहन साधनों को बढ़ावा मिलेगा। ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। यहाँ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS-NMP के संबंध में समझ विकसित कर लेना बेहतर रहेगा। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अवसंरचना का विकास करना है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग अवसंरचना एवं आर्थिक मंत्रालयों, विभागों की ट्रंक व यूटिलिटी अवसंरचना, मौजूदा व भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करती है। ट्रंक अवसंरचनाओं में सड़कें और सेवाएं, पानी, बिजली, सीवरेज, जल निकासी इत्यादि शामिल हैं। इस डेटा को GIS आधारित पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। इससे एक ही पोर्टल पर अगली पीढ़ी की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी की जा सकेगी। इसकी मदद से वर्ष 2025 तक आत्मनिर्भर होने और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। इस योजना में 7 इंजनों अर्थात 7 विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा संचालित आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये क्षेत्रक हैं रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी अलग अलग अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। अंत में हम पीएम गति शक्ति के स्तंभों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये हैं, पहला, व्यापकता। प्रत्येक विभाग एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में जान सकेगा। दूसरा, प्राथमिकता। अलग अलग क्षेत्रकों के साथ अंतर क्रिया को संभव बनाना। तीसरा, अनुकूलन। सभी विभागों की गतिविधियां एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं। चौथा, समन्वय। प्रत्येक विभाग की गतिविधियों को समन्वित करना। पांचवा, विश्लेषण। संपूर्ण डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। छठा, गतिशीलता। सभी मंत्रालयों व विभागों के लिए GIS प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना की घोषणा की गई।
ब्लू इकोनॉमी 2.0 भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था की क्षमताओं का पता लगाने के लिए भारत की मौजूदा पहलों में और अधिक प्रगति प्राप्त करने का एक ब्लूप्रिंट है। इसका उद्देश्य जलवायु लोचशील गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में पुनर्बहाली और अनुकूलन उपाय भी शामिल है। ये योजना एकीकृत और बहुक्षेत्रक अप्रोच को अपनाते हुए तटीय जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर और समुद्री कृषि यानी मैरीकल्चर पर ध्यान केंद्रित करेगी। जलीय कृषि से आशय प्राकृतिक अथवा प्रबंधित समुद्री या ताजे जल क्षेत्र में जलीय जीवों को पालना और पौधों को उगाना है। वहीं समुद्री कृषि समुद्रों और नदी मुहानों के जल में की जाती है। ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका, रोजगार सृजन आदि के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। इसमें इन संसाधनों के दोहन के समय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ब्लू इकोनॉमी के तहत नवीकरणीय ऊर्जा, मात्स्यिकी, बंदरगाह, पोत परिवहन और पर्यटन के उद्देश्यों से समुद्री संसाधनों का उपयोग किया जाता है। भारत की ब्लू इकोनॉमी का मूल्य लगभग $1 ट्रिलियन अनुमानित है। चलिए अब समझते हैं उन कारकों के बारे में जो ब्लू इकोनॉमी के विकास को सीमित करते हैं। समुद्र में सुरक्षा संबंधी खतरा हमेशा बना रहता है। इसका एक हालिया उदाहरण हूती विद्रोही समूह द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमला है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण मनुष्यों की गतिविधियों के दुष्परिणाम हैं। इन दुष्प्रभावों से महासागर भी नहीं बच सका है। इसका एक उदाहरण महासागरों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का संचय है। इसके कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे कि अवसंरचना की कमी, पोत परिवहन उद्योग के संचालन में अधिक लागत का आना और ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और प्रबंधन की अधिक लागत होना। अब चर्चा करते हैं ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों पर। इसके लिए डीप ओशियन मिशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में धातुओं का खनन करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। सागर माला परियोजना शुरू की गई है और ब्लू इकोनॉमी नीति का मसौदा तैयार किया गया है। खबर के आखिर में बात करते हैं भारत में ब्लू इकोनॉमी के लिए अनुकूल स्थितियां कौन-कौन सी है। भारत के पास 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है, 12 बड़े बंदरगाह हैं और साथ ही कई लघु बंदरगाह भी हैं। इसके अलावा भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए अब समझते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर को। सरकार ने पोत परिवहन और इस्पात क्षेत्रक में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग हेतु प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में मौजूदा पोतों को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने में सक्षम बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग करने और ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के लिए बंदरगाहों पर बंकरिंग तथा ईंधन भरने की सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस्पात क्षेत्रक में ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने और जीवाश्म ईंधन की जगह हाइड्रोजन का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ इन दिशा निर्देशों के महत्व को समझ लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। इससे इन दोनों क्षेत्रकों अर्थात पोत परिवहन और इस्पात में कई संभावनाएं हैं। इससे अर्थव्यवस्था के विकार्बनीकरण अर्थात डीकार्बोनाइजेशन में मदद मिलेगी। ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव्स ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल के इस्तेमाल से देश की ईंधन आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में जान लेते हैं। इसमें विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। यहाँ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में आधारभूत बातों को समझ लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग के सृजन, उत्पादन, उपयोग और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। इस मिशन की उप योजनाओं में शामिल हैं: पहला, साइट अर्थात स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करना है, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। इस पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के व्यापक स्तर पर उत्पादन या उपयोग का समर्थन करने में सक्षम क्षेत्रों की ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में पहचान की जा रही है।
अंत में हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संभावित परिणामों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स की स्थापना, 6 लाख नई ग्रीन जॉब्स, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, संचयी रूप से 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की कमी तथा 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपद्रव की बढ़ती घटनाओं और इनके कारण सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का स्वतः संज्ञान लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा रिपोर्ट में सार्वजनिक स्थल या मार्ग को जानबूझकर बाधित करने की समस्या को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार केवल कुछ राज्यों ने ही सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने की समस्या से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं। विधि आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? चलिए सबसे पहले इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आयोग ने लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है, जैसे कि जमानत की शर्तों में एक शर्त ये भी शामिल की जानी चाहिए कि क्षतिग्रस्त संपत्ति के अनुमानित मूल्य के बराबर की राशि जमा करानी आवश्यक होगी। अगली सिफारिश है सार्वजनिक मार्गों में जानबूझकर अवरोध पैदा करने वालों से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इससे संबंधित प्रावधान को भारतीय न्याय संहिता BNS में भी शामिल करना चाहिए। खबर में आगे बढ़ते हैं और सार्वजनिक लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार शामिल है। हालांकि उपद्रव और अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन को इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। PDPP अधिनियम 1984 में उन अपकृत्यों से निपटने का प्रावधान किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। भारतीय दंड संहिता की 425 से लेकर 440 तक की धाराएं ऐसे ही अपकृत्यों को अपराध ठहराने से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराएं भी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से निपटने से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BNS को भारतीय दंड संहिता की जगह लाया गया है। खबर के आखिर में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी एक नजर डालते हैं। भारत कुमार बनाम केरल राज्य 1997 वाद। इस वाद में न्यायालय ने लोक प्राधिकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिया था। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2009 वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 समितियों का गठन किया था। साथ ही समितियों की सिफारिशों के आधार पर दिशा निर्देश भी जारी किए थे। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है कैटेलोनिया, राजधानी है बार्सिलोना। कैटेलोनिया ने अपने इतिहास के अब तक के सबसे भीषण सूखे के चलते आपातकाल की घोषणा की है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, साथ ही आइबेरियन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में अवस्थित है और इसकी सीमा उत्तर में फ्रांस और अंडोरा तथा पूर्व की तरफ से भूमध्य सागर के साथ लगती है। कैटेलोनिया की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कैटेलोनिया को फ्रांस से अलग करती है। कैटेलोनिया में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मियां उष्ण और शुष्क होती हैं, जबकि वर्षा शीत ऋतु में होती है। प्रमुख नदी का नाम एब्रो नदी है। चलिए अंत में हम संक्षिप्त सुर्खियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले वीजाओं के प्रकार। हाल ही में अमेरिका ने अपने गैर अप्रवासी वीजाओं की अलग अलग श्रेणियों जैसे H1B, L1 और EB5 के लिए शुल्क में बहुत अधिक वृद्धि की है। H1B, L1 और EB5 भारतीयों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। H1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को उन विशेष व्यवसायों में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। L1 वीजा कंपनी के भीतर कामगार के ट्रांसफर की अनुमति देता है।
यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने विदेशी कार्यालयों से कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। EB-5 को US गोल्डन वीजा भी कहा जाता है। यह विदेशी निवेशकों और उनके परिवारों को अमेरिका में अस्थायी निवास तथा ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक विशेष माध्यम प्रदान करता है। दूसरा, मेकांग नदी। लाओस का लुआंग प्रवांग शहर मेकांग नदी पर एक बांध परियोजना के चलते खतरे का सामना कर रहा है। लुआंग प्रवांग शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यह शहर औपनिवेशिक काल के साथ साथ लाओस की पारंपरिक नगरीय स्थापत्य कला के अनूठे मिश्रण का भी प्रतिनिधित्व करता है। मेकांग नदी तिब्बत के ग्लेशियरों से निकलती है तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से बहती हुई दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। यह नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। तीसरा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर PMLA के तहत 365 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कानून के तहत उस मामले में जब्त की गई संपत्ति वापस लौटानी होगी। अदालत ने यह भी कहा है कि इस तरह से संपत्ति की जब्ती संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 300A में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राधिकार के अलावा किसी अन्य तरीके से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। चौथा, घर पोर्टल। घर GHAR अर्थात गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने लॉन्च किया था। यह पोर्टल किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जारी प्रोटोकॉल के अनुसार बालकों के पुनर्वास और घर वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी करता है। यहाँ NCPCR के बारे में जान लेना भी बेहतर रहेगा। NCPCR बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। यह अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। NCPCR को पॉक्सो अधिनियम 2012 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पांचवा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। भारत में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का मुख्य आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर झील के निकट किया गया। इस वर्ष की थीम थी आर्द्र भूमियां और मानव कल्याण। गौरतलब है कि 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत ने वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। यहाँ सिरपुर झील के बारे में जान लेना भी बेहतर रहेगा। यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। यह एक उथली, क्षारीय, पोषक तत्वों से भरपूर तथा बाढ़ की आशंकाओं वाली झील है। छठा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन ISD। अंतरिम बजट 2024-25 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली कंपनियों को ISD के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का प्रस्ताव किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वह कर है जो एक व्यवसायी किसी वस्तु या सेवा की खरीद पर चुकाता है, फिर तैयार वस्तु या सेवा की बिक्री करते समय अपनी GST देनदारी से उसे समायोजित कर लेता है। ISD एक ऐसी व्यवस्था है जो कई शाखाओं वाली एक कंपनी को एक जगह पर ही अपनी साझी इनपुट सेवाओं की बिलिंग की अनुमति प्रदान करता है। बाद में वह इसे अलग GST पंजीकरण वाली अपनी शाखाओं में वितरित कर देता है। इस कदम से विवादों में काफी कमी आने की संभावना है। सातवां, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। राष्ट्रपति ने हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यहाँ सूरजकुंड मेला के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्ध विरासत व विविधता को प्रदर्शित करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। वर्ष 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था। इस वर्ष के लिए भागीदार राष्ट्र है तंजानिया। इस वर्ष के लिए थीम राज्य है गुजरात। इस वर्ष के लिए सांस्कृतिक भागीदार है पूर्वोत्तर क्षेत्र हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम। आठवां व अंतिम, रयुगु क्षुद्रग्रह। रयुगु क्षुद्रग्रह के नमूनों के अध्ययन से इस तथ्य का प्रमाण मिला है कि जिन कार्बनिक अणुओं के कारण
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, इन अणुओं को इस ग्रह पर धूमकेतुओं द्वारा लाया गया था। धूमकेतु दरअसल सौरमंडल के निर्माण के दौरान धूल, चट्टान और बर्फ से बने हुए अवशेष हैं। रयुगु क्षुद्र ग्रह के नमूनों को जापान के क्षुद्र ग्रह सैंपलिंग अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। रयुगु हीरे के आकार की एक अंतरिक्ष चट्टान है। यह पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह कभी कभी पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है, इस कारण यह संभावित रूप से खतरनाक के रूप में वर्गीकृत है। रयुगु को कार्बन युक्त या सी प्रकार के क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका अर्थ है कि इसमें बहुत अधिक कार्बन और जल विद्यमान है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।